Good morning, students of MSc 4th semester. Welcome all of you in this video lecture class. Today I am going to discuss about the remaining heading of the fish diseases caused by flukes और ट्रिमेटोड्स। ट्रिमेटोड से होने वाले जो डिजीज़ हैं, इसके पहले हमने जो मोनोजेनेटिक फ्लूक और डाइजेनेटिक फ्लूक को डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में। इस वीडियो में अब ट्रिमेटोड से होने वाले और कौन कौन से डिजीज़ हैं, कौन से पैरासाइट हैं, इनसे रिलेटेड कौन सा ट्रीटमेंट हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि ये कई वीडियो में सारी चीज़ें आ नहीं पाती, तो अब यहाँ पे जो है सबसे पहले आता है एक्सटर्नल फ्लूक्स। वेरियस फिश डिजीजेज काज्ड बाय ट्रिमेटोड फ्लूक आर बीइंग डिस्क्राइब्ड बिलो। तो बहुत तरह के जो है कि फिश डिजीजेज हैं जो ट्रिमेटोड द्वारा होते हैं। उसमें पहला जो फ्लूक है वो एक्सटर्नल फ्लूक। एक्सटर्नल फ्लूक यानी कि जो फिश के स्किन पर, बॉडी पे पाए जाते हैं और वहाँ पे वो अटैक करते हैं। एक्सटर्नल फ्लूक्स बिलोंगिंग टू फैमिली। ये जो एक्सटर्नल फ्लूक्स है वो किस फैमिली से आते हैं? गायरोडक्टाइलिडी इसका एग्जाम्पल है, गायरोडक्टाइलस एलिगेंस एंड डक्टाइलोगायरिडी इसका एग्जाम्पल है, डक्टाइलोगायरस वेस्टेटर आर कॉमनली फाउंड ऑन द एक्सटर्नल फ्लूक्स। यानी कि एक्सटर्नल फ्लूक्स में दो फैमिली आती हैं, एक गायरोडक्टाइलिडी, दूसरा डक्टाइलोगायरिडी। तो गायरोडक्टाइली में जो है गायरोडक्टाइलस एलिगेंस पैरासाइट आता है और डक्टाइलोगायरिडी में जो है डक्टाइलोगायरस वेस्टेटर ये पैरासाइट आता है। यानी दो पैरासाइट दो फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये फिश के एक्सटर्नल एरिया पर, फिश के स्किन पर और स्किन और गिल्स में जो है कि ये अपना डिजीज़ पैदा करते हैं। सरफेस ऑफ द फिशेज, ये जो है कि फिश के इस सरफेस पे ये अटैक करते हैं। दोज गायरोडक्टाइलिडी आर फाउंड attached on the skin, gills and fins, while the dactylogyrides are found only on the gills, have also called the gill flukes। तो ये गायरोडक्टाइलिडी जो हैं, ये जो है कि फिश के स्किन पर, गिल पर और फिन पर अटैक करते हैं, लेकिन वो गायरोडक्टाइलिडी पैरासाइट जो सिर्फ फिश के गिल पर अटैक करते हैं, गिल को डिजीज करते हैं, उनको जो है गिल फ्लूक बोलते हैं। गिल फ्लूक हैंस कॉल्ड द गिल फ्लूक्स। तो इस तरह से गायरोडक्टाइलिडी में ये स्किन गिल और फिन्स पे भी अटैक करने वाले फिशेज और सिर्फ जो है गिल पर भी अटैक करने वाले जो है कि फ्लूक बोले जाते हैं। और जो सिर्फ गिल्स पर अटैक करते हैं उनको डक्टाइलोगायरिडी कहा जाता है, यानी उनको गिल फ्लूक्स कहा जाता है। एक्सटर्नल फ्लूक गायरोडक्टाइलस एलिगेंस इज ए कॉमन पैरासाइट्स ऑफ द carps and trout and may be found on the skin, gills and fins। तो जो एक्सटर्नल फ्लूक है, एक्सटर्नल ट्रिमेटोड्स हैं, गायरोडक्टाइलस एलिगेंस, ये जो है कि ट्राउट फिश और कार्प फिश, इन दोनों फिश के स्किन, गिल और फिन पर पाए जाते हैं और उसी पर अटैक करते हैं। द अफेक्टेड सरफेस बिकम्स कवर्ड ओवर बाई ब्लूइश स्लाइम। फिश के स्किन पर जहाँ पर ये अटैक करते हैं, जहाँ ये वो रहते हैं फिश के स्किन पर, वो जो जगह है फिश के स्किन पर, वो जो ब्लूइश स्लाइम हो जाता है। ब्लू स्लाइमी एक ऊपर से लेप जैसा लगा हो, ये ऐसा दिखता है। द अफेक्टेड सरफेस बिकम्स कवर्ड ओवर बाई ब्लूइश स्लाइम। क्योंकि जिस स्किन के जिस एरिया पर ये अटैक करते हैं
वहाँ का जो पूरा स्किन है, जो पूरा एरिया है, वो जो ब्लूइश स्लाइम हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज्ड इन सिक्रीशन ऑफ म्यूकस। और क्योंकि ये जो है सिक्रीशन का, म्यूकस का सिक्रीशन लगातार करते हैं ये पैरासाइट, तो इसके वजह से वहाँ का जो स्किन होता है फिश का वो ब्लूइश स्लाइम हो जाता है। व्हेन द इन्फेक्शन इज़ हैवी, और जब इन्फेक्शन काफ़ी अधिक होता है, भारी होता है, भयंकर जब इन्फेक्शन इस पैरासाइट का होता है, द कलर ऑफ द अफेक्टेड फिश फेड्स एंड बिकम्स पेल। तो ऐसे फिश का जिस पर काफ़ी अटैक होता है इस पैरासाइट का, तो ऐसे फिश की जो बॉडी का जो कवर है, उसका जो है जो कलर है फिश का, वो जो है कि एकदम जो है धुंधला हो जाता है और सूखने जैसे दिखाई देता है, येलोइश कलर का हो जाता है, यानी एकदम मरेला हो जाता है। यानी वो उसके अंदर वो जो है कि जो एक हेल्दी फिश का जो कलर होता है वो कलर नहीं रह जाता। यानी कि ये क्या करता है पैरासाइट, धीरे धीरे उसके ब्लड को सक कर लेता है और उसको जो है कि पूरी तरह डैमेज कर देता है। द स्किन बिकम्स मोर स्लाइमी, और फिश की जो स्किन होती है वो पूरी स्लाइमी हो जाती है, एकदम स्लाइम। द फिन बिकम्स फ्रेड एंड ग्रेजुअली गेट टर्न, और इस फिश का जो फिन है वो धीरे फ्राइड हो जाता है। फ्राइड मतलब उसका जो ये फिन्स होता है वो जो आपस में सटा होता है वो अलग अलग हो जाता है, और जैसे फ्राई हो जाए, जैसे उसको फ्राइड कर जाए यानी टूट जाए, पकड़ने पे टूटने लगता है, क्योंकि वो निष्क्रिय हो जाता है, पूरा डेड हो जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है कि वो फिश स्किन, जो स्किन है, स्किन के आसपास का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे जो सड़ने लगता है, टर्न हो जाता है। इस तरह से कितना ये भयंकर ये पैरासाइट है, उससे होने वाला डिजीज़ भी कितना भयंकर आप देख रहे हैं। यहाँ दोनों के स्ट्रक्चर आपके सामने दिखाए जा रहे हैं। देखिए गायरोडैक्टाइलस, ये जो ए फिगर है और एक बी फिगर है, तो ए फिगर में गायरोडैक्टाइलस शो किया गया है, डैक्टाइलोगायरस बी में दिखाया गया है। लगभग दोनों एक ही तरह से दिखते हैं, इसलिए जल्दी कोई पहचान नहीं पाता ये गायरोडैक्टाइलस है या डैक्टाइलोगायरस है, क्योंकि उसका नाम का थोड़ा सा उल्टा होता है। एक गायरोडैक्टाइलस है, दूसरा डैक्टाइलोगायरस है। इसमें देख रहे हैं ये इसका माउथ पार्ट है, ये फेरिंग्स है, ये इसका यंग एम्ब्रियो है, इसके अंदर ये हेप्टर है जहाँ से ये सक करता, कैच करता, कैप्चर करता है। आइज़ है, इसके ये दो पेयर हैं, एक पेयर है, एक पेयर ये फेरिंग्स है, और इसका ये हेप्टर है जहाँ से ये अटैच होकर के जो है कि नरिशमेंट लेता है। इधर दोनों का लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर है, एक ही तरह से दोनों दिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनके जो है कि अटैक में अंतर है, इनके डिजीज़ में अंतर है। तो गायरोडैक्टाइलस एलिगेंस कैन बी इजिली सीन अंडर द माइक्रोस्कोप बाय द स्क्रैपिंग म्यूकस, यानी इस जो है गायरोडैक्टाइलस एलिगेंस को माइक्रोस्कोप में आसानी से देखा जा सकता है, अगर उसे म्यूकस में मिला करके, म्यूकस में डिप करके अगर इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा जाए और देखा जाए, तो गायरोडैक्टाइलस एलिगेंस जो है कि साफ़ सुथरा एकदम आसानी से दिखते हैं। फिशेज इन्फेक्टेड विथ दिस पैरासाइट आर ऑफन सीन rubbing their body against the sides or bottom of the pond or any other water objects to get rid of the parasites. Fishes infected with these parasites are often seen rubbing their body against the sides or bottom of the pond. जो जिस फिश पे ये पैरासाइट अटैक करता है, यानी अटैक्टेड जो फिश है इस पैरासाइट से, वो जो है इस पैरासाइट से बचने के लिए या इसे निजात पाने के लिए, इसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो पॉन्ड के बॉटम में या पॉन्ड के साइड में अपने बॉडी को रगड़ते हुए चलती हैं, यानी उस पर उनको जैसे लगता है खुजली होती है, इनके वजह से इनको टेंशन होता है यानी डिस्कम्फर्ट फील करती हैं, तो वो अपने बॉडी को रबिंग करते हुए जो है कि उसको रगड़ते हुए, चाहे वो बॉटम में जाके अपने फिश को स्किन को बॉडी को रगड़ती हैं, या जो है कि साइड में इस तरह से चलती हैं कि वो कहीं से रगड़ हो जिससे कि वो इस पर जो पैरासाइट्स है वो हट जाए यानी छूट जाए। तो इस तरह के लक्षण भी देखने से ये पता चल जाता है
इस तरह के माइग्रेशन, इस तरह का लोकोमोशन जो फिश करती है, उससे ये क्लियर हो जाता है कि इस पर जो है कि डैक्टाइलोगायरस एलिगेंस का अटैक है। आर एनी अदर वाटर ऑब्जेक्ट्स टू गेट रिड ऑफ द पैरासाइट, यानी किसी भी, या पॉन्ड वाटर ही नहीं, किसी भी वाटर में वो इसी तरह से जो है कि चलती हैं रबिंग करते हुए, और उनका मकसद यही होता है किसी तरीके से इस पैरासाइट से मुक्ति प्राप्त हो, इस पैरासाइट जो से वो निजात प्राप्त कर सकें। लेकिन जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तब तक ये पैरासाइट इन्हें छोड़ के, ये ट्रीमेटोड्स या फ्लूक छोड़ के जाने वाले नहीं हैं। और जब तक ये उसके बॉडी पर, स्किन पर, गिल्स पर रहते हैं, अटैक इनका होता रहता है और ये ब्लड को सक करते रहते हैं और पूरी तरह से इसके ब्लड को चूस लेते हैं, तभी छोड़ते हैं। इससे बचने के लिए अगर इसका लक्षण पता चल जाता है और जो है कि ये पैरासाइट्स से ये अटैक्ड फिशेज हैं, तो फिर इनके ट्रीटमेंट के लिए जो जुगाड़ करते हैं, जो तरीका अपनाते हैं, जो मेथड अपनाते हैं, वो आपके सामने है। ट्रीटमेंट, डिप ट्रीटमेंट फॉर 3 to 5 मिनट्स इन 5% NaCl सोल्यूशन, यानी नमक के घोल में NaCl के सोल्यूशन में 5% NaCl के सोल्यूशन में 3 से 5 मिनट तक फिश को डुबाए रखते हैं। तो डिप ट्रीटमेंट फॉर 3 to 5 मिनट्स इन 5% NaCl सोल्यूशन। 5% NaCl का मतलब होता है जैसे जो है कि 5%, जैसे 1000 1 लीटर है तो उसमें 5 जो है कि मिजिंग फ्लास्क में वाटर अगर ले लेते हैं, 100 ml लेते हैं, उसमें 5 ml नमक होना चाहिए और जो 95 जो है कि वाटर होना चाहिए। तो इस तरह से 5% NaCl का सोल्यूशन बना लेते हैं और उसमें 3 से 5 मिनट तक इस फिश को डुबाए रखते हैं। और या दूसरा जो तरीका अपनाते हैं, और 5 to 5000 ppm फार्मेलिन सोल्यूशन इज़ यूजुअली रिकमेंडेड, या तो 5 से लेकर 5000 ppm रेशियो के फार्मेलिन सोल्यूशन में फिश को डाल देते हैं, इससे भी इनका बचाव हो जाता है। अल्टरनेटिवली they may also be left for 2 to 3 days in water tanks containing 10 ppm of RC flavin और 2 to 4 ppm of methyl blue dyes। यानी इसके अलावा जो दूसरा जो है एक मेथड है अल्टरनेटिवली, यानी अगर ऐसे ऊपर के जो मेथड से अगर ये इनका क्योर नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, दे में आल्सो भी लेफ्ट फॉर 2 से 3 दिन के लिए वाटर टैंक में जो 10 ppm का RC फ्लेविन जो है कि सलूशन डाल देना चाहिए। 10 ppm यानी 10 ppm का RC फ्लेविन सलूशन होना चाहिए, लेकिन रेशियो वाटर पॉन्ड में वाटर कितना कैसा है वो देखना चाहिए, कितना है उसके हिसाब से 10 ppm। और जो है कि उसी तरह से 2 से 4 ppm जो है मेथिलीन ब्लू डाई को भी उसमें डाल देना चाहिए। तो इस तरह से अगर ऊपर वाले मेथड नहीं कारगर होता है तो नीचे वाले मेथड को जो है कि अपनाना चाहिए, अप्लाई करना चाहिए। 10 ppm RC फ्लेविन सोल्यूशन, या नहीं तो 2 से 4 ppm मेथिलीन ब्लू सोल्यूशन, इसको जो है कि पॉन्ड वाटर टैंक में 2 से 3 दिन के लिए डाल देना चाहिए और जिसमें फिश होती हैं, तो इससे फिश जो है कि क्योर हो सकती हैं। ट्रीटमेंट में भी रिपोर्टेड आफ्टर 2 to 3 days टू इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ गायरोडक्टाइलिस। और ये रिपोर्ट मिली है कि अगर 2 से 3 दिन तक अगर ये ऊपर के जो ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं अगर कर दिए जाए तो 2 से 3 दिन में जो है इस पैरासाइट यानी गायरोडक्टाइलिस पैरासाइट से बचाव हो सकता है। यानी ये जो है कि इससे इसको छोड़ के ये पैरासाइट हट जाता है, यानी मर जाता है। तो इस तरह से इसके ट्रीटमेंट के लिए ये मेथड, ये प्रोसेस अपनाते हैं, ये ट्रीटमेंट अपनाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है ट्रिमेटोड पैरासाइट है या ट्रिमेटोड डिजीज़ है वो आपके सामने हम लेके हाजिर है। दूसरा होता है गिल फ्लूक। पहला तो एक्सटर्नल फ्लूक हो गया, आपने देख लिया, एक्सटर्नल यानी स्किन पर और फिन पे पाए जाने वाले फ्लूक। लेकिन गिल के अंदर पाए जाने वाले फ्लूक वो जो है गिल पर अटैक करने वाले, गिल को रोगी बनाने वाले जो फ्लूक हैं वो हैं गिल फ्लूक यानी डैक्टाइलोगायरस वेस्टेटर। इससे जो है कि फ्लूक से ये गिल डिजीज़ होता है। डैक्टाइलोगायरस वेस्टेटर इज़ फाउंड ओनली ऑन द गिल्स ऑफ
इंडिजीनस कार्प्स, इंडिजीनस कार्प के केवल गिल पे ये फ्लूक पाए जाते हैं। इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम गायरोडक्टाइल एलिगेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ आइज एट द एंटीरियर एंड। और इसमें गायरोडक्टाइलस एलिगेंस में और डक्टाइलोगायरस वेस्टेटर में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस इस इसी का है कि जो है कि गायरोडक्टाइल एलिगेंस और जो है ये वेस्टेटर, इसके जो है कि स्किन पर जो 2 आई, इसके जो है कि हेड रीजन पर 2 आई पाई जाती है। ये सब फिगर है, देखिए यहाँ पे 2 पेयर आई पाए जा रहे हैं, ये डक्टाइलोगायरस जो गिल पर अटैक करते हैं, और इसमें जो है कि ऐसा नहीं है। यही जनरल वे में ये डिफरेंस दिखाई देता है। इससे जो पता कर सकते हैं कि आखिर ये गिल फ्लूक है या नहीं। तो वही चीज़ है, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम गायरोडक्टाइल एलिगेंस बाय द प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ आइज, यानी कि इसी से 2 पेयर आई से ही इसको डिफरेंस कर सकते हैं, इसको जो है कि अंतर कर सकते हैं। इट लेज एग्स वाइल गायरोडक्टाइल एलिगेंस गिव्स बर्थ टू लिविंग यंग वंस। अब ये जो है डक्टाइलोगायरस वेस्टेटर जो है ये क्या करता है, इट लेज, ये अंडे देता है, ये यानी गिल फ्लूक जो है एग देता है, एग लेइंग करती है। लेकिन जो है कि गिल फ्लूक जो होता है यानी गायरोडक्टाइल एलिगेंस जो है कि गायरोडक्टाइल एलिगेंस, इससे पहले जो आपने पढ़ा है, ये जो है कि बच्चे देते हैं। तो गिल फ्लूक अंडे देते हैं, और जो है कि इसके पहले जो एक्सटर्नल फ्लूक आपने पढ़ा है ये बच्चे देते हैं। इट अटेन्स ए लेंथ ऑफ 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर लंबे होते हैं। गिल फ्लूक जो होते हैं 1 मिलीमीटर लेंथ के होते हैं। एंड काजेज स्पेशली सीवियर डैमेज टू फ्राई एंड फिंगरलिंग्स ऑफ क्रैब, और ये जो है कि फिश के फ्राई और फिंगरलिंग्स क्रैब पर जो है ये डिजीज़ पैदा करते हैं, काज करते हैं, डैमेज करते हैं। द डिजीज़ काज्ड बाय दिस पैरासाइट इज कॉल्ड डक्टाइलोगायरोसिस। इस पैरासाइट से होने वाले डिजीज़ को, इस रोग को क्या बोलते हैं, डक्टाइलोगायरोसिस बोलते हैं। लार्ज साइज्ड कार्प्स रेयरली सफ़र फ्रॉम दिस डिजीज़, जो बड़े साइज के जो कार्प होते हैं, कार्प फिश, वो इस रोग से ज़्यादा ग्रसित होते हैं। फास्ट रिस्पायरेशन, अब इसमें जो सिम्टम दिखाई देते हैं, जो लक्षण दिखाई देते हैं गिल फ्लूक में, जिस फिश पर गिल फ्लूक हुआ होता है उसके अंदर क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, क्योंकि नॉर्मल तो हो रह नहीं पाते, एबनॉर्मल जो है कि बिहेव करते हैं। तो एबनॉर्मल बिहेव में क्या दिखाई देता है लक्षण, फास्ट रिस्पायरेशन यानी बहुत तेज़ी से ये सांस लेते हैं। इन्फ्लेम्ड गिल्स, और इनका गिल जो होता है वो खून से सना होता है, खून से लथपथ दिखाई देता है, इन्फ्लेम्ड दिखाई देते हैं। एंड स्क्रैचिंग अगेंस्ट द बॉटम, और ये बॉटम के अगेंस्ट अपने बॉडी को जो स्क्रैच करते हैं, रगड़ते हैं। और द जनरल सिम्टम्स, ये जो है कि डक्टाइलोगायरोसिस में जो है कि एक जनरल सिम्टम लक्षण दिखाई देता है, इस तरह का लक्षण। इन लार्जर स्टेजेस यानी इसके बाद जब काफ़ी भयंकर, जब ये डिजीज़ का जो स्टेज आ जाता है तो उसमें क्या देखने को मिलता है, इन लार्जर स्टेजेस द गिल्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड लोडिंग द हेवी मॉर्टेलिटी ऑफ द कार्प। जब ये काफ़ी स्टेज आगे बढ़ जाता है ये डिजीज़ का, तो उसमें क्या होता है, उस फिश का, कार्प फिश का गिल पूरी तरह से डैमेज होता है, जो है कि नष्ट हो जाता है, कम्प्लीटली नष्ट हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। और जब गिल्स नष्ट हो जाएंगे तो जाहिर सी बात कि रिस्पायरेशन नहीं होगा, जब रिस्पायरेशन नहीं होगा तो फिशें बहुत तेज़ी से फिशें जो है मरने लगती हैं। इस गिल फ्लूक की वजह से फिशें बहुत मर जाती हैं, बहुत अधिक संख्या में मरती हैं। और इसमें ट्रीटमेंट क्या करते हैं, ट्रीटमेंट प्रॉपर पॉन्ड मैनेजमेंट इज इसेंशियल फॉर द रैपिड ग्रोथ ऑफ फिंगरलिंग्स। अब प्रॉपर वे में पॉन्ड मैनेजमेंट को बहुत आवश्यक तरीके से देखना पड़ता है कि इसमें जो फिंगरलिंग्स जो ग्रो कर रही हैं तेज़ी से, उसको जो है कि बराबर वॉच करें, देखें कि कहीं ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इट इज़ बिकॉज फिंगरलिंग्स आर
ससेप्टेबल टू डक्टाइलोगायरस, क्योंकि ये फिंगरलिंग्स में डक्टाइलोगायरस जो यानी फिश गिल फ्लूक्स जो है डक्टाइलोगायरस जो है ये फिंगरलिंग्स कार्प के फिंगरलिंग्स पे बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। तो इस तरह से ये ग्रो करते हैं, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत जल्दी पूरे फ्राई को नष्ट कर सकते हैं। द केमिकल ट्रीटमेंट इज़ द सेम एज रिकमेंडेड फॉर गायरोडक्टाइलिस, और इसमें जो केमिकल यानी जो मेडिसिनल जो ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, वो सेम टू सेम वही होता है जो गायरोडक्टाइलिस को मारने के लिए, गायरोडक्टाइलिस के ट्रीटमेंट के लिए जो करते हैं। तो इस तरह से जो है कि इनका ट्रीटमेंट सेम वही होता है। तो इसलिए में हमने जो है कि ट्रीमेटोड में कई पैरासाइट आते हैं। तो एक तो आपने एक्सटर्नल पैरासाइट को डिस्क्राइब किया हमने, दूसरा गिल ट्रीमेटोड को, गिल फ्लूक को। इसके अलावा और भी कई इसमें डिजीज़ेज होते हैं और भी कई पैरासाइट्स हैं जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तो इसमें जो है कि सबसे पहले हम आपको एक बार समराइज़ कर देते हैं कि इसमें जो है कि ट्रीमेटोड यानी फ्लूक से होने वाले डिजीज़ जो पैरासाइट होते हैं, और ट्रीमेटोड होते हैं फ्लूक, इनसे होने वाले ये दो तरह के पाए जाते हैं। मोनोजेनेटिक फ्लूक पाए जाते हैं और डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक एक होस्ट पे पाया जाता है, डाइजेनेटिक दो होस्ट पे अपना लाइफ साइकिल पूरा करते हैं। एक्सटर्नल फ्लूक जो है कि की स्टडी आपने किया, और एक जो है गिल फ्लूक। तो एक्सटर्नल फ्लूक और गिल फ्लूक, एक्सटर्नल मतलब फिन और स्किन पे पाए जाने वाले फ्लूक, तो आप ये नंबर यानी गायरोडक्टाइलिस है, और जो गिल पर अटैक करने वाला वो है डक्टाइलोगायरस है। तो इस तरह से ये दो फ्लूक हैं, ये दोनों फ्लूक जो है कि के बारे में हमने डिस्कस किया, ये कैसे होते हैं, इनका मार्फोलॉजी, और इनका जो है कि होने वाले इससे डिजीज़, और इनका जो है कि सिम्टम्स, और इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट जो है कि डिस्कस किया गया। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो इसी जो है कि ट्रीमेटोड पैरासाइट या ट्रीमेटोड डिजीज़ को लेकर के जो बचे हुए रिमेनिंग जो हेडिंग्स हैं वो लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे हाजिर होंगे। ओके।